तो हे गाइस, मिस्टीरियस ट्रेजर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फेंगी किस तरीके से चूजिया की बॉडी के अंदर से डार्क एनर्जी को निकालता है। तो जैसा कि हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि फाइनली फेंगी अपने दोस्तों के साथ में मिस्टर एमिंग की मदद से पहुंच चुका होता है उस गुफा की तलाश में, जहाँ पर उसको जीएन स्टोन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन मिस्टर एमिंग ने उन लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि यह गुफा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए चारों के चारों पहले से ही चौकन्ने होकर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जरूर से उन लोगों के सामने कोई ना कोई अनजाना खतरा तो आएगा ही, क्योंकि अचानक से उन लोगों के ऊपर काफी बड़े बड़े क्रिस्टल्स टूटकर गिरने लगे थे, जहां से वो लोग जैसे ही बचते हैं तो फैटी और शैनपाओ के ऊपर कुछ इविल स्पिरिट्स ने हमला कर दिया था, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक इल्यूजन्स भी दिखा रहे थे, जहां पर तब जाकर मदद की थी उन लोगों की फेंगी ने। और इसी के बाद से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहां पर हम उस केव की गहराई को देखते हैं जिसके अंदर ये चारों के चारों बढ़ते जा रहे थे। और साथ ही साथ ये लोग जितनी ज्यादा गहराई में जा रहे थे, यहाँ की डार्कनेस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर चारों तरफ ही काफी ज्यादा मिस्टिकल चीजें भी नजर आती हैं। अभी फेंगी इस बात पर गौर करता है कि अचानक से ही गवाला के अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज होने लगी थी, और साथ ही साथ अब चूजिया का भी उसकी बॉडी से कंट्रोल हटने लगा था, जिससे कि फेंगी चूजिया को संभालता है कि कहीं उसको चोट ना लग जाए। चूजिया कहती है कि हम लोग लगातार आधे घंटे से चलते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लंबे समय से चलते आ रहे हो। और तभी फैटी भी यहाँ पर फिसलकर शैनपाओ के ऊपर गिर जाता है, जो चीज यहाँ पर उन चारों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उनके साथ में ये हो क्या रहा है। अभी फेंगी गौर करता है कि यहाँ का टेम्परेचर पिछली जगह के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, इसलिए वो कहने लगता है कि अब हम लोग जैसे ही थोड़ा सा और चलेंगे तो हमें फाइनली वो सबसे ज्यादा डार्क एनर्जी वाली जगह भी मिल जाएगी। लेकिन अब तो चूजिया के अंदर चलने तक की एनर्जी भी नहीं बची थी, इसको ठीक करने के लिए फिर फेंगी यहाँ पर तुरंत ही उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। फेंगी चूजिया से ये कहता है कि ऐसा सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी की डार्क एनर्जी तुम्हारे ऊपर दोबारा से हावी होने वाली है, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उसकी डार्क एनर्जी को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चूजिया फेंगी से ये कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर की भी रियल एनर्जी काफी कम हो जाएगी, इसीलिए वो थोड़े समय के लिए चूजिया की डार्क एनर्जी को दबा देता है। इसके बाद फिर ये चारों के चारों यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके थे। चूजिया फेंगी से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर तभी वो यहाँ पर उस मोमेंट को याद करने लगती है जब वो सबसे पहली बार फेंगी से मिली थी, और उन दोनों की मुलाकात एक छोटी सी दुकान पर हुई थी, जहाँ पर फेंगी ने चूजिया की मदद की थी एक सही एंटीक्यू को खरीदने के लिए, क्योंकि एक शॉपकीपर चूजिया को कोई एक नकली चीज थमाना चाहता था। लेकिन चूजिया को तो ऑलरेडी उस चीज के बारे में नॉलेज थी, ओरिजिनल एंटीक्यू के ऊपर किस तरीके की डिटेलिंग की गई थी, इसीलिए वो शॉपकीपर उन दोनों को ही भगा देता है कि मैं तुम लोगों को अपना सामान नहीं बेचूंगा। और इसी मोमेंट पर चूजिया और फेंगी दोनों की ही मुलाकात हुई थी। वो बताती है कि मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मुझे एंटीक्यूज को ज्यादा ही पसंद है। तो फेंगी ने भी उससे कहा था कि मैं भी एक एंटीक्यू लवर हूँ। और यहाँ पर रियल टाइम में ये चारों के चारों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अब सर्दी का माहौल और सन्नाटा दोनों ही चीजें बढ़ने लगी थी। यहाँ पर फिर तभी उन लोगों को अपने सामने एक जीएन स्टोन का टुकड़ा नजर आता है। इसको देखकर फेंगी ये कहने लगता है कि हम लोग एक्सट्रीमली डार्क प्लेस के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से उन लोगों को अपने पीछे से किसी चीज की आवाज आती है, जैसे कि कोई एक बहुत ही खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही हो। जो आवाज सुनकर ये चारों के चारों चौकन्ने हो चुके थे और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद फिर हम अंधेरे में से निकलते हुए कुछ डार्क मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो कि फुली डार्क एनर्जी से बने हुए थे, जो कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक साथ ही कई सारे इकट्ठा हो जाते हैं और पीछा करने लगते हैं फेंगी और उसकी टीम का। और इन सभी मॉन्स्टर्स की लकड़ियों के बने होने की वजह से इनके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे थे, जैसे कि फेंगी और उसके साथ ही इन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को देख भी लेते हैं। चूजिया डरते हुए ये कहती है कि अब आखिर ये किस तरीके के मॉन्स्टर्स हैं। तो उनको फ्रीज करने के लिए फेंगी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है, लेकिन इस पावर अटैक से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन फेंगी तो ऑलरेडी इन मॉन्स्टर्स के बारे में जानता था कि ये तो बुगुई वुड से बने हुए मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर कोई पौधा किसी मॉन्स्टर में कैसे बदल सकता है, जिनके ऊपर फिर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के कुछ अटैक्स भी करने लगा था। लेकिन उन अटैक्स के करने की वजह से वो मॉन्स्टर्स दोबारा से उनके सामने आने लगते हैं। लेकिन फेंगी बिना उनसे डरे तुरंत उनसे फाइट करने के लिए भी चला जाता है, जिनको वो एक एक करके अपने अटैक्स करते हुए उन्हें हराने भी लगा था। लेकिन वो सारे के सारे मॉन्स्टर दोबारा से उनके सामने आ जाते हैं, जिससे कि इन चारों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इन्हें रोका कैसे जाए। फेंगी कहता है कि यहाँ के कोल्ड एयर की वजह से इनके ऊपर मेरी पावर का भी कोई भी असर नहीं होगा। और फिर ये मॉन्स्टर तुरंत ही इन सभी पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिनको रोकने के लिए भले ही फेंगी अपने फायर तालिस्मान को यूज
कर रहा था, लेकिन वो चीज उसके किसी भी काम में नहीं आने वाली थी। ये चीज सिर्फ और सिर्फ फेंगी की बॉडी से उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को ही बर्बाद करती है। फिर तभी हम फैटी को देखते हैं जो कि डरते हुए अचानक से किसी स्पिरिचुअल स्पेल के ऊपर हाथ रख देता है, जैसे कि फिर यहाँ पर तुरंत ही कुछ ज्यादा ही खतरनाक अटैक्स भी अपीयर होने लगे थे। और ये सारे के सारे स्लैशिंग अटैक्स होते हैं जो कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो फेंगी और उसके साथियों पर होने से पहले वहां पर एक काफी मजबूत एनर्जी शील्ड बन जाती है, जिसको असल में बनाया होता है गबाला ने। और ये चारों के चारों उसी के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि इसके अगले ही पल वो पावरफुल अटैक्स उन सभी के सभी वुड डीमंस को खत्म कर देते हैं, जिसके तुरंत ही बाद ये अटैक करने वाली एनर्जी भी यहाँ से गायब हो जाती है। फैटी कहता है कि पता नहीं ये क्या था, लेकिन जो भी है था बहुत खतरनाक। तो शुक्र मनाओ कि हमारे भाई फेंगे के गबाला ने हमारी जान बचा ली। उससे ये पूछता है कि तुमने इसको पहले ही यूज क्यों नहीं किया। तो फेंगे कहता है कि ये गबाला कभी भी मेरे ऑर्डर्स को सुनता नहीं है, बल्कि ये अपनी ही मनमर्जी से कभी भी हमारी मदद भी कर देता है, जिसके बारे में फेंगे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर गबाला का नेचर ऐसा क्यों है। फेंगे ये बताता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने इस बात पर गौर किया है कि गबाला पहले की तुलना में कुछ ज्यादा ही एक्टिव भी हो गया है, और जो चीज मुझे आज तक देखने को नहीं मिली थी वो भी मुझे अब देखने को मिलने लगी है। इसलिए वो ये कहने लगता है कि अब हम लोगों को बिना कोई देरी किए जल्दी से डार्क प्लेस के तालिस्मान एरे को ढूंढ लेना चाहिए। और अब ये चारों के चारों सफर करते हुए इस गुफा के सेंटर जैसी जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पर सर्दी का लेवल तो सबसे ज्यादा था, जिससे कि फिर फेंगी तुरंत ही समझ जाता है कि फाइनली उसने उस जगह को ढूंढ लिया जिसकी खोज में वो यहाँ तक आया है। और इस जगह को देखकर शेनपाओ भी ये कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता इन पत्थरों को अजीब तरीके के आकार किसने दिए होंगे। तो फैटी कहने लगता है कि कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सारी की सारी चीजें नेचुरल हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पर भी लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट देखने को मिलेगा, जो कि तुरंत यहाँ पर अपनी सारी की सारी डार्क एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी फेंगी जैसे ही इस पूरी की पूरी जगह पे अपनी एक नजर घुमाता है, तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि असल में एक तालिस्मान एरे है जिसकी उसको खोज थी। और ये सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे कि इन लोगों को उस एंशिएंट टॉम के अंदर दिखाई दिया था। इसीलिए वो तुरंत ही चूजिया से ये कहता है कि अब तो यूं समझ लो कि तुम्हारा बचना तय है, क्योंकि काफी समय पहले यहाँ पर भी कोई एक सुपर नेचुरल पावर वाला बंदा आया होगा, उसने कल्टीवेशन करने के लिए ही ये सारी की सारी चीजें बनाई थी, जिससे कि फेंगी का तो फायदा ही हो गया था कि अब उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए वो चूजिया से कहता है कि तुम जल्दी से इस बनी बनाई फॉर्मेशन के बीच में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि इसके अगले ही पल पर फेंगी तुरंत ही अपनी प्रोसेस को करना भी शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो चूजिया को तुरंत ही बीच में बिठाकर अपनी एनर्जी को भी एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन उसके साथ साथ फेंगी का गवाला भी अपने आप ही हरकतें करने लगा था, जो चीज फेंगी को भी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो गवाला की ही एनर्जी को यूज करता है इस तालिस्मान एरे को एक्टिवेट करने के लिए। इसको एक्टिवेट करते ही यहाँ की चारों तरफ की एनर्जी मिलकर चूजिया की बॉडी में से डार्क एनर्जी को निकालने लगती है, जिसको देखकर फेंगी कहता है कि फाइनली मैंने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, और यही इकलौता तरीका है इस खतरनाक एनर्जी को किसी की भी बॉडी में से निकालने का। लेकिन चूजिया की बॉडी में अचानक से ही पॉजिटिव एनर्जी जाने की वजह से वो यहाँ पर काफी जोरों के साथ में चिल्लाने लगती है, और साथ ही साथ ये फॉर्मेशन जिन स्टोन्स के ऊपर बनी हुई थी वो भी काफी ज्यादा इस एनर्जी की वजह से शेक करने लगते हैं। इसलिए शेनपा और फैटी तुरंत ही उनसे दूर हट जाते हैं कि कहीं वो उनके ऊपर ना गिर जाएं। जिसके अगले ही पल हम उस मिस्टिकल क्रिएचर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए अपने नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा था। इसके ऊपर तुरंत ही नजर पड़ जाती है फैटी और शेनपाओ की। इसको देखकर फैटी की फट जाती है और वो कहता है कि अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन फेंगी चाहकर भी उस प्रोसेस को बीच में से छोड़ नहीं सकता। लेकिन ये क्रिएचर डायरेक्टली बढ़ने लगता है अपने बीच वाली फॉर्मेशन में बैठे हुए बंदे की तरफ, जिसके ऊपर फेंगी की भी नजर होती है कि ये आकर करने क्या वाला है, क्योंकि अब ये क्रिएचर घात लगाकर फेंगी की तरफ देखने लगा था। शेनपाओ ये कहता है कि फेंगी उस फॉर्मेशन को बीच में से छोड़कर आ नहीं सकता, इसीलिए हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। और अब तो ये क्रिएचर एक स्टोन के ऊपर आकर बैठ जाता है, जिसको वहां से भगाने के लिए शेनपाओ तुरंत ही काफी बड़े बड़े पत्थरों को उसकी तरफ मारने लगता है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर शेनपाओ और फैटी के ऊपर भड़क चुका था। लेकिन वो उन दोनों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और उछलते कूदते हुए फेंगी और चूजिया के काफी करीब पहुंच चुका था। फैटी कहता है कि पता नहीं क्या होगा, इस तरीके से तो ये मॉन्स्टर हमारे भाई फेंगी को तो खा ही जाएगा। तो शेनपाओ कहता है कि बकवास बंद करो और उसको वहां से भगाने में मदद करो। इसीलिए वो दोनों ही काफी बड़े बड़े पत्थरों को उसको मारने लगते हैं। शेनपाओ फैटी से कहता है कि तुम पत्थरों को मारकर मुझे कवर देना, क्योंकि अब मैं सीधा ही उसको रोकने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए शेनपाओ को अपने करीब नहीं आने देता, जिससे कि फिर ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और वो अपने एक टेंटिकल को काफी जोरों के साथ में मार देता है शेनपाओ को। वो जैसे ही यहाँ पर शेनपाओ की जान लेने वाला था, तो
फैटी एक काफी बड़े पत्थर को उठाकर उसी क्रिएचर से मार देता है। जैसे कि अब इस क्रिएचर का गुस्सा फैटी के ऊपर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। वो जैसे ही काफी तेजी के साथ में फैटी को मारने के लिए बढ़ने लगता है तो उसके एक टेंटिकल को पकड़कर शेनपाओ खींचने लगा था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है इतने बड़े मॉन्स्टर को रोकने के लिए। वो मॉन्स्टर तो शेनपाओ को झुलाकर दूर फेंक दिया था। फैटी ये देखता है कि अभी फेंगी बिजी है, उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वो जैसे उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है तो वो फैटी को भी पटक पटक के मारता है और काफी दूर भी फेंक देता है। फेंगी यहाँ पर अपनी इस प्रोसेस को फाइनली कंप्लीट करने के लिए एक और फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था जो कि और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को क्रिएट करती है और डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को चूजिया की बॉडी में डालने लगती है, जिससे कि चूजिया को भी एक्सट्रीम लेवल पर पेन भी हो रहा था। जैसे ही ये क्रिएचर फेंगी तक पहुंचने वाला था उससे पहले ही शेनपाओ उसके टेंटिकल को पकड़कर खींचने लगा था, जिससे कि फिर वो दोबारा से शेनपाओ को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी फेंगी यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है चूजिया को ठीक करने के लिए, जिससे कि वाकई में उसकी बॉडी से सारी की सारी डार्क एनर्जी निकलकर खत्म हो चुकी थी। जहाँ पर फिर तभी ये मॉन्स्टर दोबारा से मौका पाकर सीधे बढ़ने लगता है फेंगी की तरफ। साथ ही अब तो फैटी और शेनपाओ भी उसको रोक नहीं पाएंगे। चूजिया डर जाती है कि कहीं ये हमला ना कर दे, लेकिन उससे पहले ही फेंगी अपने गवाला को फेंक देता है उस क्रिएचर की तरफ, जिससे ज्यादा कुछ तो नहीं होता लेकिन बस गवाला उसकी जान लेकर उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस से आ जाता है फेंगी के ही हाथों में। इसको देखकर फेंगी भी ये कहने लगता है कि वाकई में मेरा गवाला काफी ज्यादा पावरफुल है। वो लोग यहाँ पर चूजिया से पूछने लगते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रही हो, जिसकी बॉडी से डार्क एनर्जी निकलने की वजह से अब वो एकदम ही नॉर्मल फील कर रही थी। और वो लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी अचानक से ही गवाला के अंदर दोबारा से हलचल होने लगी थी। साथ ही उन लोगों की नजर पड़ती है काफी बड़ी दीवार के ऊपर, जिसके ऊपर गवाला की फॉर्मेशन के जैसे ही निशान बने हुए थे। इस फॉर्मेशन के एक्टिव होने के साथ साथ गवाला भी एक्टिव हो चुका था और साथ ही साथ गवाला उस फॉर्मेशन के ऊपर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट भी होने लगा था कि अगले ही पल वो फॉर्मेशन यहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ का एक दरवाजा खुलने लगा था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर निकलती है। तो फेंगी तुरंत उसको एक फॉर्मेशन बनाकर ब्लॉक कर देता है और इसको देखकर फैटी ये कहता है कि आखिर इतनी ठंडी जगह पे ये गर्म हवा कैसे आ सकती है। और फाइनली फेंगी के फॉर्मेशन ने उस दरवाजे को बंद कर दिया था, जिसके बाद फिर वो उस पर बनी हुई फॉर्मेशन को देखने लगता है और ये कहता है कि ये गुफा और ये गवाला दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये अपनी पावर को उस दरवाजे पर यूज करने की कोशिश करता है, काफी खतरनाक झटके से पीछे की तरफ चला गया था। फैटी ये कहने लगता है कि फेंगी अगर तुमने इसको ब्रेक कर दिया तो इसके अंदर की एनर्जी शायद हम लोगों को भी मार सकती है, लेकिन फेंगी कहता है कि इस दरवाजे पर बनी हुई फॉर्मेशन मेरे गवाला के जैसी है, इसीलिए मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और भी पता चल जाए। लेकिन तभी फैटी ये कहने लगता है कि मेरा जेड पेंडेंट तो टूट चुका है, जिसके साथ साथ शेनपाओ और चूजिया का भी जेड पेंडेंट टूट चुका था, जिससे कि अब वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे। इसीलिए फिर फेंगी भी यही कहने लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। जब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेड पेंडेंट को बना लूंगा तब हम लोग यहाँ पर आएंगे। इसीलिए फिर ये चारों के चारों यहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन फेंगी का तो काफी ज्यादा मन कर रहा था उसके अंदर जाने का। तभी वो यहाँ पर चूजिया से ये कहने लगता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए ही हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से कुछ टॉप क्वालिटी के जेडाइट्स को भी ले चलें। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी हमें आने वाले एपिसोड्स में दिखाई जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है।